हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सोशल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स। जब भी किसी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, पर्सनैलिटी ग्रो करती है, तो वहां पर केवल एक या दो फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सो मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व देयर। तो यहाँ पर हम सारे फैक्टर्स को ब्रीफ में स्टडी करेंगे, नॉट इन डिटेल। इफ यू वांट देन वी आर गोइंग टू फॉर्म दैट इन डिटेल आल्सो, वन बाय वन यहाँ पर पहले समझेंगे कि वो फैक्टर्स हैं क्या क्या, देन हम उनकी ब्रीफिंग करेंगे। फर्स्ट वन इज हेरिडिटी, देन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट इंपैक्ट करता है, देन फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, ये उसे किस तरीके से इंपैक्ट करता है ये देखेंगे, देन इकोनॉमिक स्टेटस, देन अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट, हमने उसकी लैंग्वेज को कैसे डेवलप किया है, दैट इज, देन कल्चर एंड ग्रोथ, उसकी सराउंडिंग, एंड रिक्रिएशन कि हम उसे एंटरटेनमेंट के क्या क्या साधन देते हैं, एंड देन नर्चरिंग मेथड, हमने उसे किस तरीके से नर्चर किया है। Okay, so this is about all the factors. Now we are going to complete it one by one. Heredity is what? जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहां पर उसके पास जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, they are coming from their parents, grandparents and grand grandparents, ये जो पूरा लीनियज है यहाँ से कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये जो कैरेक्टर यहाँ आ रहे हैं वो उसकी पर्सनैलिटी में एक फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं, जिसे हम चेंज जनरली नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ध्यान देना होगा कि किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी के लिए केवल वही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल समवेयर। ओके, देन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, हम उसे किन किन फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करवा रहे हैं, हम उनको कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, उसकी मेंटल कुछ एक्सरसाइजेस उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, मेंटली हम उसको कुछ चैलेंजेस देते हैं करने के लिए या नहीं। तो ये कुछ चीजें अगर हम ये देते हैं तो उससे उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही पॉजिटिव लेवल पे जाकर तैयार होती है। देन इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनली वो वीक है, सप्रेस है या इनकरेज फॉर्म में, मतलब आप अगर देखेंगे किसी बच्चे को अगर पेरेंट्स लगातार डांटते हैं, मतलब उसको बार बार हम ये शो करते हैं कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम नहीं कर सकते, तो इमोशनली बहुत वीक हो जाता है, वो कभी फ्रंट पे आने की कोशिश नहीं करेगा, तो उसकी पर्सनैलिटी अपने आप लैग कर दे। तो यहाँ पर अगर हम केवल इतना ख्याल रखें कि बच्चे को हमें किस तरीके से समझाना है, अगर उसने कोई गलती की भी है तो हमें उसको इमोशनली किस तरीके से ट्रीट करना है, अगर हमने उसके इस डेवलप को भी ध्यान रखा है कि उसे किस तरीके से डेवलप करना है, तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छे से ग्रूम होती है। देन फैमिली का एनवायरनमेंट, उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके सराउंडिंग में कैसे लोग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या नहीं हैं, या उसके जो रिलेटिव्स हैं वो किस तरीके से हैं, उनके रिलेटिव्स के भी जो बच्चे हैं उनके साथ उनका कैसा रिलेशन हो रहा है, उसके फ्रेंड सर्कल में कौन है, सोसाइटी में कौन है, उसका जो एनवायरनमेंट है, ओवरऑल एनवायरनमेंट भी डिसाइड करता है कि आपके बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो किस तरीके से ग्रो करेगी, वो सोशली डेवलप हो भी पाएगा या नहीं होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हमें बहुत ख्याल रखना होता है कि उसके चारों ओर कैसे लोग हैं, और ये आप बेहतर समझ सकते हैं। देन इकोनॉमिक स्टेटस, आपको पता है कि अगर कोई बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से आता है, रूरल एरिया से आता है, जहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, तो वहाँ की जो बच्चे की पर्सनैलिटी होगी कंपैरेटिवली उसके कंपैरिजन में तो उतना बेहतर नहीं होगी जो सिटी में ग्रूम हो रहा है, जिसको हर एक चीज़ हर समय मिल रही है। लेकिन यहाँ पर इस बात का बहुत ध्यान रखें आप पेरेंट्स की, बच्चे को एक कंट्रोल या लिमिटेशन के साथ चीज़ों से अवेयर कराएं। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं किया तो तुम भी ये कर लो, तुम्हें ये भी करना है तो ये भी कर लो, मतलब हर चीज की हमें फ्रीडम नहीं देनी चाहिए, उसमें बच्चे स्वतंत्र नहीं होते, स्वच्छंद हो जाते हैं, वो फिर आगे जाकर के किसी चीज को समझते नहीं है। ठीक है, वो उसकी वैल्यू करना भूल जाते हैं, तो एक वैल्यू के साथ उसे जोड़िए, फिर उसके साथ उसे डेवलप करिए। इकोनॉमिक स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल डेवलपमेंट में। उसे पता होना चाहिए कि अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए को किस तरीके से हम बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि हमने 100 रुपए लिया और कुछ भी किया और अननेसेसरी चीज लेकर के चले आए। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द लैंग्वेज का डेवलपमेंट, उसकी भाषा को हम किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी है वो मोर देन 3 लैंग्वेजेस इन अ सिंगल टाइम वी कैन लर्न। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम उसे बार बार प्रेशराइज करते हैं दैट यू हैव टू लर्न इंग्लिश इंग्लिश एंड इंग्लिश, तो दिस इज नॉट डन। हम उसे कई सारी भाषाओं से रूबरू करा सकते हैं, स्पेशली हिंदी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, दैट इज रूट लैंग्वेज, वो उन्हें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उनकी शब्दों के उसमें कमांड को बढ़ाएं, जिससे उनका जो ब्रेन है वो डेवलप होता है, उसकी जो मेमोरी सेल्स है, न्यूरॉन सेल्स है, वो हाईली एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पर जैसे वन लैंग्वेज इज हिंदी, ओके, देन इंग्लिश को उनको सिलेबस में भी गो थ्रू करनी
बच्चे की पर्सनैलिटी उतनी अच्छी होगी, उसके पास उतना ही ज़्यादा वोकैब होगा, वो चीज़ों को उतना रिप्रेजेंट कर सकेगा। ओके, थॉट प्रोसेस जो होती है, जो उसकी थॉट प्रोसेसिंग होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी इन कंपैरिजन टू हुम जो लैंग्वेज पे कमांड नहीं रखते, जिनकी अपने लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, जिनके पास वर्ड्स ही नहीं है। ओके, वो क्या नहीं होती, तो वहाँ वो प्रॉब्लमेटिक है। कल्चर एंड ग्रोथ, उसकी सराउंडिंग में कल्चर कैसा है, जहाँ उसकी ग्रोथ हो रही है वहाँ पर कैसी संस्कृति को फॉलो किया जाता है, वहाँ उसे कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं, इसका बहुत ख्याल रखना होता है कि हम बच्चों को उस ड्यूरेशन में, जो एडोलेसेंस तक की फेज है, हमने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट किए हैं सारी फेजेस को, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पर अप टू 21 की जो एज है वहाँ पर हम किस तरीके से उसे कल्चरल फॉर्म में ग्रो कर रहे हैं, कल्चरली ग्रो कर रहे हैं, ये हमें ध्यान देना होगा। देन रिक्रिएशन, उसका एंटरटेनमेंट। ओके, एंटरटेनमेंट के लिए हम उसे क्या प्रोवाइड करते हैं, कि केवल वो मूवीज देख रहा है, मोबाइल गेम्स खेल रहा है, या हम उसे किसी के साथ खेलने के लिए भेज रहे हैं, पार्क में जा रहा है, या कुछ आर्टिस्टिक वर्क कर रहा है, कुछ क्राफ्ट वर्क कर रहा है, ये सारी चीजें हमें देखनी होगी। अगर उसका रिक्रिएशन पॉजिटिव हम मॉड्यूल कर देते हैं, म्यूजिक सीख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही पॉजिटिवली वे पर यहाँ पर डेवलप करती है। देन नर्चरिंग मेथड, उसके नर्चरिंग के मेथड्स क्या क्या हैं, आप उसकी लाइफ में कहाँ से क्या क्या चीज़ें पॉजिटिवली जोड़ सकते हैं। अगर आप वो जोड़ रहे हैं, आपके नर्चरिंग का मेथड बहुत ही पॉजिटिव है, आपको बिल्कुल भी इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है कि उसकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव जाएगी, यानी वो ऑब्वियसली पॉजिटिव जाएगी, लेकिन आपके नर्चरिंग के मेथड ही गलत है। जैसे मान लीजिए आप हर समय बच्चे को डांटते हैं, ठीक है, आपने उसकी हर एक विश को पूरा करना समझा हुआ है कि बस करना है, बिना ये समझे हुए कि उसको जरूरत है या नहीं। नर्चरिंग मेथड में बहुत सारी चीजें आती हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने लगभग सारे फैक्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश की है इन ब्रीफ, नॉट इन डिटेल। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कंप्लीट करेंगे वो है पर्सनैलिटी के बारे में, कि जो पर्सनैलिटीज होती हैं, वी हैव जनरली 8 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज, उसमें पर्सनैलिटीज के अकॉर्डिंग हम बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बच्चा किस पर्सनैलिटी, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सिंगर बनता है, तो वो कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी है, म्यूजिकल पर्सनैलिटी, उसको बिलोंग करता है। सो मेनी पर्सनैलिटीज आर देयर। अगर कोई राइटर बनता है तो वो जनरली इंट्रापर्सनल पर्सनैलिटी का होता है। तो हम इन सारी पर्सनैलिटीज को वन बाय वन कवर करेंगे इन कमिंग